हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 के बारे में। ठीक है, जो हमारा सीआरपीसी है, जहाँ पे एफआईआर कैसे दर्ज होती है, ठीक है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, इन सब के बारे में बताया गया है चैप्टर 12 में। जहाँ पर जब जो चैप्टर 12 है वो आपका 154 से लेकर 176 तक इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 154 से लेकर 159 तक के बारे में। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि संज्ञेय और संज्ञेय अपराधों में एफआईआर कैसे होती है। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध में तो एफआईआर होती है, लेकिन जो असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें एनसीआर होता है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम देखने वाले हैं। अन्वेषण की प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या है, महिलाओं के खिलाफ यदि कोई ऐसा अपराध हो रहा है, कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके द्वारा जो सूचना दी जाती है उसको कौन अभिलिखित करेगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो एफआईआर होता है और एनसीआर में उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा एफआईआर होता है उसको तो बताया गया है जो सेक्शन 154 है। ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है एफआईआर के बेस पे। ठीक है, तो जो कानूनी कार्रवाई होती है क्रिमिनल केसेस की, वो एफआईआर से ही स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो यदि एनसीआर की बात करें तो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर या फिर इसको रिपोर्ट बोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड तक ही सीमित रखा जाता है। एफआईआर को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। और यहाँ पे जो लेकिन एनसीआर है, इसमें सिर्फ जो पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड तक ही इसको सीमित रखा जाता है, इसको कोर्ट में भेजा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है एफआईआर और आपका एनसीआर में। अब यहाँ पे पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें तमाम कानूनी शक्तियाँ मिल जाती है। यानी जब एफआईआर दर्ज हो जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उन्हें पता है कि एक जो अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो पहले से दी जाती है। ठीक है, मिल जाती है, जो आपके सेक्शन 154 में बताया गया है। और उनमें गिरफ्तारी का भी उसमें प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध है तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। लेकिन असंज्ञेय अपराध है तो वहाँ पे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, जिससे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है किसमें, एफआईआर में। जबकि एनसीआर में क्या है कि एनसीआर दर्ज करने के बाद पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बट यहाँ पर इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जिसने अपराध किया है। एनसीआर के तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो होती है उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती जब तक मजिस्ट्रेट का ऐसा आदेश ना हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एनसीआर और एफआईआर में डिफरेंस। अब हम अभी हम बात करें एफआईआर जरूरी क्यों है। तो आपको नॉर्मल तो पता है, ठीक है ना, एफआईआर क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक नंबर बात करें तो किसी भी वारदात वारदात का मतलब कोई भी ऐसा अपराध होता है, मामला होता है, तो उसकी जांच के मामले में एफआईआर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया इसी आधार पर की जाती है। अर्थात जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसी के आधार पर जो विटनेस है उनको एग्जामिन किया जाता है, जो एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसी आधार पर एफआईआर को भी एक बेस माना जाता है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है। ठीक है, बिना एफआईआर के वो जांच कैसे शुरू करेगी, उसको क्या आधार क्या बेस रहेगा, इसलिए एफआईआर सबसे पहले जरूरी होती है। एनसीआर क्या होता है, नॉर्मल जो मारपीट या झगड़े होते रहते हैं ना, ठीक है ना, जैसे किसी का तो कुछ डॉक्यूमेंट खो गया तो उसके बारे में, तो यहाँ पे ये एनसीआर होता है। लेकिन यदि कोई बड़ा अपराध हो गया, संज्ञेय अपराध, तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा। अब ये तो हो गया एफआईआर के बारे में नॉर्मल सी बात। अब हम बात करेंगे चैप्टर 12 में जो आपका मेन यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है 154 155 में। ठीक है ना, और भी आगे जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, हमने इससे पहले पढ़ा था 145। ठीक है, जो भूमि है या फिर जल संबंधित कोई परेशानी भंग होने वाले से संबंधित था, उनमें एक केस था जो मैं डिस्कस करना भूल गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक उस केस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये केस है आपका सेक्शन 145 सीआरपीसी का, आप ऐड कर लीजिएगा वहाँ पे, भारत संघ वर्सेस अजीबुन निशा खातून। अब इसमें क्या कहा गया था, जो यहाँ पे भूमि और जल संबंधित विवाद उत्पन्न होने
वाले हैं, ठीक है ना, परिशांति भंग होने वाली है। जो वहाँ पे पावर है मजिस्ट्रेट को दिया गया था, उसका क्या काम है, उस जो परिशांति भंग होने वाली थी उसका निवारण करना, ठीक है, ना कि उसका स्वत्व का निर्धारण करना। स्वत्व मतलब उसका टाइटल किस कौन हकदार है वो निर्धारण करने का पावर उसके पास नहीं है। सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वह जो परेशानी भंग होने वाली है सिर्फ उसको दूर किया जाए, ठीक है, ना कि उसका जो टाइटलमेंट है, जो कौन हकदार है, ये डिसाइड किया रहे। तो यहाँ पे उसको ये पावर नहीं दी गई है। तो ये बताया गया था भारत संघ वर्सेस अजीबुन्निसा खातून में, अर्थात स्वत्व का निर्धारण नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12 क्या बात करता है, पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण की शक्तियाँ, यानी कि जब किसी अपराध की सूचना दी जाती है पुलिस को, तो वहाँ पर उसके अन्वेषण की क्या क्या शक्तियाँ होंगी पुलिस के पास, ये चीज़ें बताई गई चैप्टर 12 में, ठीक है। तो जहाँ धारा 154, यहाँ पे एफआईआर की परिभाषा नहीं दी गई। कहते हैं कि एफआईआर कहाँ पे है, तो ये बोल दिया जाता है नॉर्मल भाषा में 154। अब यहाँ पे एफआईआर की परिभाषा नहीं दी गई है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसको किस तरह से वहाँ पे लिखा जाएगा। तब यहाँ पे जो संज्ञेय अपराध कोई यदि किया जाता है तो वहाँ पे पुलिस को इत्तला दी जाएगी। अब जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, यदि उसको ऐसी इत्तला यानी ऐसी सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो उसको क्या करेगा, वह ऑफिसर वह लिखवाएगा, ठीक है, लेखबद्ध करवाएगा, या तो स्वयं करेगा या फिर कोई किसी भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि जो ऐसी सूचना दी जा रही है किसी भी अपराध की, उसको लेखबद्ध किया जाए। और जब दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जैसे ए नाम का व्यक्ति है एफआईआर करवाने गया, या तो मौखिक में दिया होगा या फिर लिखित में, तो चाहे मौखिक हो या फिर लिखित हो, दोनों में तो किसी भी प्रकार का हो, उसमें क्या किया जाएगा, ए के हस्ताक्षर लिए जाएंगे उस एफआईआर में। जो एफआईआर देने गया है, ठीक है ना, एफआईआर करवाने गया है, उसको क्या किया जाएगा, उसके हस्ताक्षर उस एफआईआर में लिया जाएगा। अब जो यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो राज्य सरकार एक प्रारूप डिसाइड कर देती है, ठीक है, एक फॉर्मेट डिसाइड करती है जिसके अनुसार उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। ये तो हो गई नॉर्मल बात, ये संज्ञेय अपराध हुआ तो आप गए एफआईआर करवा दिए। अब मान लीजिए किसी स्त्री के अगेंस्ट में कोई ऐसा अपराध हुआ है। अब कौन सा अपराध, जो चाहे 326A या 326B, 354A, 354B, C, D, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। ये 2013 में प्रोवाइजो जोड़ा गया था, ठीक है, जो निर्भया कांड वगैरह हुए थे उसके बाद यहाँ पे ये प्रोवाइजो जोड़ा गया था कि ये स्त्रियों से संबंधित जो अपराध हैं ये तो हो गए। अब लेकिन रेप से रिलेटेड मामला कब जुड़ा था, 2018 के संशोधन में, तो रेप वाले मैटर को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया। यदि ऐसे मैटर आते हैं तो वहाँ पर जो अभिकथन किया जाएगा, ठीक है ना, जो अभिकथन किया गया है तो उसकी इत्तला और दी जाती है, तो महिला पुलिस अधिकारी ही या फिर किसी कोई महिला अधिकारी द्वारा अब लिखित किया जाएगा ये सूचना। अब यहाँ पे ऊपर नॉर्मल है कि जो भारसाधक अधिकारी है वो एफआईआर दर्ज करेगा, ठीक है। यदि किसी स्त्री के विरुद्ध है तो कोई महिला अधिकारी या फिर महिला पुलिस अधिकारी ऐसी जो सूचना दी जा रही है उसको अभिलिखित करेगी। यदि स्त्री के खिलाफ है तब स्त्री के खिलाफ मान लीजिए जैसे एसिड अटैक वाला हो गया, छेड़छाड़ का मामला है, 509 लज्जा भंग वगैरह ये सब है, ठीक है, या फिर रेप से रिलेटेड मामला है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। अब ये जो रेप वाले रिलेटेड मैटर है ये 2018 में भी इसको ऐड कर दिया गया, और जो यहाँ पे 326A, B, 354A ये तो इसको 2013 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपको संज्ञेय मामलों में किस प्रकार से किसी भी मामले को यहाँ पे लेखबद्ध किया जाता है सूचना मिलने पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अब आगे, परंतु अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो और आता है, यह है कि यदि व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354B, C, D, ठीक है ना, 376 ये मैटर है, तो वो यहाँ पर किसी भी अपराध किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है तो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो इसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसके व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर और उसके विकल्प सुगम स्थान पर या द्विभाषीय के द्वारा। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जैसे 376 के मामले आते हैं, 354 स्त्री से संबंधित मामले आते हैं, वो महिला पुलिस अधिकारी उसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है, एफआईआर दर्ज करती है। अब मान लीजिए जो ऐसे अपराध हुए हैं जिसके खिलाफ, अब जो एफआईआर देना चाहता है, ठीक है ना, चाहता है कि उसके खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसकी एफआईआर हो, और वह कैसा है, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है या अस्थायी रूप से
तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराया जा नहीं सकता। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है जो ऐसी एफआईआर दर्ज करने वाला है तो वो जाएगा उसके निवास स्थान पर जाएगा, या फिर जैसे जो ऐसा है ऐसा व्यक्ति जहाँ पर कहता है कि ऐसी जगह पे आए ताकि हम एफआईआर दर्ज करवा सके, तो वहाँ पर ऐसे स्थान पर वह जाएगा पुलिस ऑफिसर। चाहे तो वो जो ट्रांसलेटर को भी लेके जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसी तरह की वीडियो फुटेज भी तैयार की जाएगी, यानी कि जो इसके निवास स्थान पर जाकर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसी जो इत्तला दी जा रही है उसका अभिलेखन किया जा रहा है, तो उसकी वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। और जो पुलिस अधिकारी धारा 164 के उधार 5(1) के खंड का के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव अभिलिखित कराएगा, यानी कि जो 164 के स्टेटमेंट होते हैं उसके तहत यहाँ पे यथासंभव उसको अभिलिखित कराया जाएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। अभी ये 164 में क्या है, इसको हम आगे के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा आता है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले कल निःशुल्क दी जाएगी। अब यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसको क्या है कि एक प्रतिलिपि, एक कॉपी दी जाती है कि आपने हाँ एफआईआर दर्ज कराई है, आपको पढ़कर सुनाया भी जाता है। आपको पहले पढ़कर सुनाया जाएगा, उसके बाद आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर लेने के बाद आपको एक कॉपी दी जाती है एफआईआर की, निःशुल्क को भी, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थर्ड क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है। अब यहाँ पे जो इत्तला की गई है और उसको अभिलिखित करने से इंकार कर देता है। अब यानी कि आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, आपने एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, उसने एफआईआर लिखवाने से मना कर दिया, लिखने से मना कर दिया कि हम आपकी एफआईआर लिखेंगे नहीं, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास क्या रेमेडी बचती है, तो वहाँ वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि यदि मान लीजिए आपके एफआईआर लिखने से पुलिस ऑफिसर मना कर देता है तो आप ऐसी इत्तिला का सार जो सूचना है उसको पूरी तरह लिखने के बाद और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए जो पुलिस थाने के भाषा अधिकारी है तो आप यहाँ पे एसपी को भेज सकते हैं एक डाक के माध्यम से, जो आपकी सूचना है जो आपके खिलाफ अपराध हुए हैं उसको पूरा लिखने के बाद एक पत्र में लिखिए और डाक के द्वारा आप संबंधित जो पुलिस अधीक्षक हैं, ठीक है ना, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसको आप भेज सकते हैं। यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला में किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, या फिर स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या फिर अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को इस संहिता उपबंधित रीति से अन्वेषण किया जाने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को अपराध के संबंध पुलिस थाने के भाषा अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। अर्थात यदि मान लीजिए एफआईआर आपका लिखने से कोई मना कर दे तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप एसपी के पास जा सकते हैं, और एसपी ऐसा चाहेगी जो इत्तिला आपकी पढ़ेगी, जो सूचना आपने भेजा वो पढ़ेगा। यदि उसको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे संज्ञेय अपराध हुआ है और तो यहाँ पर ये स्वयं मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या फिर इसके अधीनस्थ जो है पुलिस ऑफिसर उनको भी क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस जो संबंधित मामला है उसकी क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब यदि आपके पास रेमेडी क्या बचती है कि आप एसपी के पास जा सकते हैं यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तब। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका संज्ञेय मामला। अब इससे संबंधित एक केस था, ठीक है ना, सेक्शन 154 में, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो सेक्शन 154 का एक यह केस है जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि यूपी राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि यदि आप पुलिस ऑफिसर को एफआईआर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है वो क्या है, बाध्य है, बाउंड है आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये बाउंडेशन लगा देता है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसके खिलाफ अपराध हुआ है और वो पुलिस थाने में जाता है तो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस थाने का भाषा अधिकारी है जो एफआईआर दर्ज करने के लिए एलिजिबल है, तो वहाँ पर उसको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे बाध्यता ला देता है सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ पे आप बाध्य हैं, बाउंड है कि आप जो एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है आप उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। और ये रिकॉर्ड करने के बाद क्या है, मजिस्ट्रेट को भेजें। ये बताया गया था आपको ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। अब यहाँ पे बात करें सेक्शन 155 की। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपको इस समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है क्योंकि ये बेरेक्ट का है तो इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। या तो आप क्वालिटी ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट ओपन कर लें, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आप डायरेक्ट ओपन कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसी गलत फहमी में पाल लेता हूँ, ये डायलॉग है किसी चैनल में, ठीक है। तो सेक्शन 154 क्या कहता है? असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। अभी हमने पढ़ा था संज्ञेय मामले का। अब यहाँ पे यदि किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि संज्ञेय मामला और असंज्ञेय मामला क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस मैंने बताया है, ठीक है ना। इसका डिफरेंस मैंने एक अलग लेक्चर में बता दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों में अंतर, ठीक है ना। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है, यानी जो पुलिस थाना है, हर पुलिस थाने का एक जुरिस्डिक्शन होता है कि इतने जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई अपराध होता है तो ये इस थाने में जाएगी उसकी सूचना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसको उसकी थाने की सीमाओं के अंदर किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना प्राप्त होती है, तो क्या करेगा? जो ऐसी इत्तिला का सार है, ऐसी पुस्तक में जो अधिकारी द्वारा ऐसी प्रारूप में रखे है जो राज्य सरकार नियमित विहित करे, प्रविष्ट करेगा। अब वहाँ पे क्या कर रहा था जो संज्ञेय अपराध में, कि वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज करवाने गया था, ठीक है ना, उसने सूचना दी और उसको क्या किया जाएगा? एफआईआर के रूप में एक दर्ज की कराई जाती है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट को भी भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इत्तला देने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाएगा डायरेक्ट कि मजिस्ट्रेट के पास आप जाइए, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के पास आप परिवाद करिए। मजिस्ट्रेट क्या करता है, यदि उसको लगता है कि यहाँ पे कार्रवाई करने के आधार है तो वो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा 156 के तहत। 156 का क्लॉज 3 में आप देखेंगे तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करता है? डायरेक्शन दे सकता है पुलिस ऑफिसर को कि आप इस जो भी अपराध मामले आए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो संज्ञेय मामला था 154 में, वहाँ पे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जो पुलिस ऑफिसर है एक्टिव हो जाते हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन यहाँ पे 155 में क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट आदेश ना दे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जब तक आदेश नहीं देगा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होता है। तो कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने या मामले का विचार सुपुर्द करने की शक्ति है। यानी कि जिसको मामला सुनना है, ठीक है ना, जो मामले का ट्रायल चला सकता है, जो मजिस्ट्रेट, उसके समक्ष वह जाएगा, वह व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके पास पुलिस ने डायरेक्शन दिया कि आप इस मजिस्ट्रेट के पास जाइए। वहाँ पे यदि वहाँ से आदेश आता है तो हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर नहीं आया तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, प्रीटी ऑफेंसेस होते हैं। थर्ड आता है आपका, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे कि पुलिस थाने के भारसाधक संज्ञेय मामले में कर सकता है। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है उसने आदेश दे दिया कि भैया तुम जाओ, ऐसे जो हमारे पास मामला आया है तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट है वो मुझे ला के सबमिट करो। अब यहाँ पे यदि ऐसा आदेश आ जाता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले क्या करेंगे? पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे कि संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो पूरी पावर्स इनके पास होती है सिवाय एक को छोड़कर। ये कौन सी छोड़कर? कि वारंट के बिना ये गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जब तक मजिस्ट्रेट कोई वारंट जारी नहीं करेगा तब तक ये गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकते थे वारंट के बिना। तो यहाँ पर क्या है, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेंगे लेकिन आदेश आने पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे है थर्ड आता है कि कोई पुलिस अधिकारी, सॉरी थर्ड तो पढ़ चुके ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा वही वैसी शक्ति अपनाएगा जैसा कि संज्ञेय मामले में रहती है, लेकिन एक छोड़कर, कौन सी? वारंट के बिना गिरफ्तारी। वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है कि यदि मान लीजिए जहाँ 2 या अधिक अपराध हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अपराध हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी अपराध हैं किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अब उनमें से अब एक संज्ञेय है, सॉरी एक असंज्ञेय है, ठीक है ना, या फिर एक संज्ञेय है और बाकी 2, 3, 4 जितने भी हैं वो असंज्ञेय है, यानी कि एक कॉग्निजेबल है, बाकी अदर क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऐसे मामलों को क्या माना जाएगा? ऐसे मामलों को माना जाएगा संज्ञेय मामला। यानी कि कितने भी ऑफेंस हों, यदि उनमें से
एक भी ऐसा मामला आया जो कॉग्निजेबल है तो उस पूरे मामले को कॉग्निजेबल माना जाएगा। ये कहता है आपका सेक्शन 155 का सब सेक्शन 4 कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जहाँ मामले का संबंध दो या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, यानी कि चाहे कितने भी ऑफेंस हो लेकिन उनमें से अगर एक भी संज्ञेय निकला तो वहाँ पर ऐसे किसी बात के होते हुए भी, चाहे कोई भी सेक्शन कुछ भी कहे, यहाँ पे किसी बात के होते हुए भी अन्य अपराध जितने भी असंज्ञेय हैं वह मामला संज्ञेय समझा जाएगा। ठीक है ना, उसको असंज्ञेय नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें एक ऐसा अपराध है जो ग्रीवियस टाइप का है। ठीक है ना, हीनियस ऑफेंस है, तो इसलिए उसको संज्ञेय अपराध माना जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात करें सेक्शन 156 की। सेक्शन 156 क्या बात करता है कि संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में बात करता है। यहाँ पे पुलिस की पावर बता दी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या पावर है किस मामले में। जो संज्ञेय मामले हैं, ये 154 के तहत हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो FIR दर्ज होती है उसके क्या किया जाता है, जो महिला के खिलाफ है तो महिला वाले और महिला अधिकारी वहाँ पे रिकॉर्ड करती है उसके सूचना। ठीक है, यदि मानसिक रूप से बीमार है तो उसके घर पे जाके करते हैं, वहाँ पे वीडियो फुटेज भी तैयार होती है, ये बताया था। तो उसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, फिर उसकी क्या पावर रहेगी, ये बताया गया है यहाँ पे 156 में। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 है कि कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट का आदेश ना मिलने पर भी वो संज्ञेय मामले का अन्वेषण स्टार्ट कर देगा। इसके पास यदि FIR आती है, ठीक है ना, FIR रिकॉर्ड हो जाती है तो वहाँ पर ऐसे मामले का अन्वेषण कर सकता है। जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय व अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है। अभी हम चैप्टर 12 यानी कि अध्याय 12 पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की पावर। अब ये अध्याय 13 में के बताया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट, जैसे कोई अपराध होता है तो उसकी जो ट्रायल है वो कहाँ चलेगा, कौन सा न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, ये बताया गया है वहाँ एक चैप्टर 13 में। अर्थात कि कौन सा मामला कहाँ पर चलेगा, उसकी अधिकारिता कहाँ पर है, कौन से न्यायालय की, ये चैप्टर 13 में बताया गया है। ठीक है, स्थानीय अधिकारिता के बारे में। तो यहाँ पे संज्ञेय मामले में सबसे पहला पावर आता है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही मामले का अन्वेषण कर सकता है। दूसरा चीज आता है कि किसी मामले में पुलिस अधिकारी किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाए कि मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण करने के सशक्त ना था। अब FIR दर्ज हुई पुलिस ऑफिसर के पास। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे किसी भी स्टेज पर कार्रवाई के, चाहे ट्रायल हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, वो किसी भी स्टेज पर यह वहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम नहीं था, यानी जो IO था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, वो सशक्त नहीं था, एम्पावर्ड नहीं था, ऐसा वहाँ प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। तो ये बताया गया यहाँ पर उपधारा 2 में। ठीक है, तीसरा आता है कि जहां धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वक प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। यानी कि यदि आपने FIR दर्ज करने की, ठीक है ना, नॉन कॉग्निजेबल था, यहाँ पे आपने क्या किया, मजिस्ट्रेट का सहारा लिया, मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई, परिवाद लगाई, तो मजिस्ट्रेट को लगा कि यहाँ पे क्या है, मामले का संज्ञान लेना चाहिए, तो सेक्शन 190 आपको बताता है कि संज्ञान किस प्रकार से ले जाएगा, कौन से मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। ठीक है ना, किस प्रकार से संज्ञान लेगा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट का आधार है आपका, ठीक है, मजिस्ट्रेट को अपने एप्लीकेशन लगाई तो मजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है कि इसमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट क्या है, पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है इस 156 क्लॉज 3 के तहत। ठीक है ना, वो उपधारा 3 के तहत यहाँ पे मजिस्ट्रेट को आदेश देगा कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करें, अन्वेषण करें और जो भी रिपोर्ट हो आप हमारे पास सबमिट करें। ये हो गया आपका धारा 190। या तो आप सीधा पुलिस के पास जाएं या वहाँ पे FIR नहीं हो रही है तो क्या करें, SP के पास जाएं, SP भी नहीं कर रहा है तब आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। मजिस्ट्रेट वहाँ पे तो उसके पास तो पावर है ना, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेगा तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आपको चालू हो जाएगी। ये हो गया, आपके पास 3 यहाँ पे रेमेडी आपके पास दी गई है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, आप पुलिस थाने पर जाइए सीधा, दूसरा SP और तीसरा मजिस्ट्रेट। ठीक है, 3 यहाँ पे रेमेडी आपके पास है, किसी के पास भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति तो यहाँ पे हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस क्या होगी, ठीक है ना,
अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ये बता दिया गया है आपका 157 में। 157 क्या बात करता है कि यदि पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के तहत रिपोर्ट का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले की तथ्यों परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने के लिए उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अधीनस्थ अधिकारी को भेजेगा, एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति निम्नतर करना होगा जिससे राज्य सरकार साधारणतः विशेष आदेश द्वारा निवेदित करे। अब यहाँ पे यदि उसको ये इत्तला प्राप्त हुई है, उसको इत्तला प्राप्त हो गई, फिर उसने रिकॉर्ड किया जो मामले की इत्तला थी, सूचना थी। अब वो क्या करेगा, वो तत्काल मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट सबमिट करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा अपराध की रिपोर्ट कि वहाँ पे जो अपराध हुआ है उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है। और वहाँ पे रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाएगा। अब रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद संज्ञान कौन लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा। इस पूरे पूरे सीआरपीसी में जो संज्ञान लेने की बात है वो पहले मजिस्ट्रेट ही लेता है। अब यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगता है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है तो 209 के तहत वो सेशन न्यायालय को क्या करता है, कमिटल कर देता है। और या फिर यदि मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, संज्ञान ले लिया, उसका पूरा ट्रायल चलाया। जब ट्रायल चलाने के बाद दंडादेश देने की बारी आती है तो उसको लगता है ये तो मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, तब वहाँ पे क्या किया जाएगा, जब उसके हस्ताक्षर करने पूर्व सेशन न्यायालय को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा 323 के तहत यहाँ पे सेशन न्यायालय को कमिटल कर देगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो संज्ञान लेने वाला जो मजिस्ट्रेट है उसको स्टार्टिंग में ही लगता है कि सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायबल है तो यहाँ सेशन न्यायालय को भेज देगा। लेकिन यदि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चल गई, इंक्वायरी हो गई, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे जब वो देने का निर्णय करने का वो आया, टाइम आया, तो वहाँ पर उसको लगा कि ये तो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी था, तो यहाँ पर इसके किसको भेज दिया जाएगा, सेशन न्यायालय को भेज दिया जाएगा 323 के तहत। तो ये दो सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपराध की रिपोर्ट किसको भेजेगी, मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी गई है। अब यहाँ पे जो अपराध का ऐसा लगता है कि उसको अपराध का पता चलाने के लिए, अपराधी का पता चलाने के लिए और उसको गिरफ्तारी करना चाहिए, तो वो उस स्थान पर जाएगा जहाँ पर ऐसा अपराध हुआ है, या फिर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारियों को, जो पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को में से किसी एक को भेज देगा कि जाइए आप वहाँ पे पता करिए क्या हुआ था, अपराध किसने किया है, ठीक है। वहाँ पे जो विटनेसेस हैं उनको देखेगा, बुलाएगा कौन क्या किया है, ठीक है। विटनेस के बारे में अभी आया नहीं है, वहाँ पे ये भी सिर्फ भेजने की बात है कि यहाँ पे से क्या किया जाएगा, यहाँ से भेजा जा रहा है। उसके बाद जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है तो मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब वह आवश्यक ना होगा पुलिस थाने के भारसार अधिकारी उस स्थान का अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ को भेजे, ठीक है। यदि मान लीजिए जो ऐसा जो एफआईआर की गई है वो स्पेशल किसी पर्सन के बारे में है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध हमारे खिलाफ किया है, तो वहाँ पर वह स्वयं जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो उसको स्वयं बुला लेगा। यदि पुलिस थाने के भारसार अधिकारी प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो मामले का अन्वेषण नहीं करेगा। यदि मान लीजिए जो पुलिस थाने के भारसार अधिकारी है उसको ऐसे एफआईआर से पता चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, वहाँ पे थोड़ा पूछताछ करने के बाद लगता है कि ऐसा अन्वेषण करने की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे अन्वेषण नहीं करेगा, बंद कर देगा। परंतु यह कि और बलात्संग के अपराध के संबंध पीड़ित के कथन का अभिलेखन पीड़ित के निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान में जहाँ तक व्यवहार हो उसके माता पिता या संरक्षक निकट या मोहल्ले के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब मान लीजिए जो कोई ऐसा है अपराध है जो बलात्कार से रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड मामले आते हैं, उसमें क्या किया जाएगा, जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके कथन को कहाँ कैसे अभिलेख किया जाएगा, उसके निवास स्थान पर किया जाएगा या फिर उसके पसंद, जो पीड़ित है उसके पसंद के स्थान पर वहाँ पे जाया जाएगा, जो महिला अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा ये ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यदि मान लीजिए ऐसा होता है तो वहाँ पर उसके माता पिता या फिर संरक्षक या फिर निकट नातेदारों या फिर जो मोहल्ले के कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो उनके उपस्थिति में ऐसी महिला के जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ये बताया गया है आपका 157 में, ठीक है। अब यहाँ पर ये परंतु
हो चुका है, ठीक है ना। परंतु ये जोड़ा कब गया था? ये 2008 में जोड़ा गया था ये प्रोवाइजो। उसके बाद उपधारा दो में क्या बताया गया है कि उपधारा एक के परंतु के खंड का और ख में बड़े दशाओं में प्रत्येक दशा में पुलिस थाने के भाषा अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं को पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों को ऐसा कथन करेगा। और उक्त परंतु खंड खा के बड़ी दशा में ऐसी अधिकारी इत्तला देने वाले हो, यदि कोई हो ऐसी रीति राज्य सरकार से भेद कर तत्काल इस बात की सूचना देगा कि उस मामले में अन्वेषण ना तो करेगा ना कराएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये, तो आप इसको बस पढ़ बस लिए, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अब यहाँ पे आता है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई, अब रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट के पास? तो धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। यानी जो पुलिस में हायर रैंक का ऑफिसर है उसके माध्यम से मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट भेज जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसकी यहाँ पे रिपोर्ट भेज जाएगी। किसके द्वारा? जो पुलिस थाने का मतलब कि जो हायर रैंक का ऑफिसर है, वरिष्ठ अधिकारी है, उसके माध्यम से दी जाएगी। और दूसरा आता है कि यदि ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो है ठीक समझे और उस रिपोर्ट के अनुदेशों को अभिहित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। यदि मान लीजिए जो वरिष्ठ अधिकारी है वो पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को ऐसा आदेश देता है कि आप जाइए वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट कीजिए, तो वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, ठीक है ना। किसको? मजिस्ट्रेट को, बिना अविलंब, बिना समय गवाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जितने जल्दी कंप्लीट हो उतने जल्दी आप मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। अब सेक्शन 159 क्या कहता है? ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो इस संहिता में उपबंधित रीत से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीन किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट की गई 157 तक जो इन्वेस्टिगेशन किया गया पुलिस के द्वारा, 158 में यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट सबमिट की गई। अब रिपोर्ट जब सबमिट की गई मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, और मामले की प्रारंभिक जांच करना चाहिए, तो उसमें तुरंत कार्रवाई कर सकता है। या फिर ये तुरंत कार्रवाई नहीं करना चाहते तो क्या करेगा? जो उसके अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट हैं, इस मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट आई है, उस मान लीजिए सीजीएम के पास आई, सीजीएम क्या करेगा? अब ये चाहता है कि उसमें कार्रवाई की जाए तुरंत, और तो वहाँ पे स्वयं कर सकता है, या फिर जो उसके अधीनस्थ हैं, या जेएमएफसी हो गया, ठीक है, मान लीजिए जेएमएफसी है तो जेएमएफसी को क्या करेगा? उसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है कि आप इस जो भी कार्रवाई इसको पूरी तरह निपटाएं, ठीक है। ये यहाँ पे सीजीएम क्या करेगा? नीचे सीजीएम जेएमएफसी को कार्रवाई करने के लिए भेज सकता है। ये हो गया आपका सेक्शन 159। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कल हम पढ़ने वाले हैं कि इस जो साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, सेक्शन 161 से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही चीज़ 161, जहाँ पे पुलिस क्या करता है कि जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करता है, लेकिन वहाँ 161 का जो स्टेटमेंट होता है उसको सबूत के रूप में नहीं माना जाता, सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। मेन होता है आपका 164 का स्टेटमेंट, जो कन्फेशन होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है, ना कि पुलिस के पास, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।